हेलो स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग टैली की क्लास जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। टैली क्या है और अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आज एक बार देख लेते हैं। टैली इज़ ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। इट इज़ द कंप्लीट बिजनेस अकाउंटिंग एंड द इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट द प्रोवाइड द वेरियस फैसिलिटीज लाइक द गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर्मेट्स, मल्टी लैंग्वेज ऑपरेशन प्रोसेसर for small and medium business in India. Tally products are the transforming business across industry in over 100 countries. Latest version Tally RP9 and nowadays Tally Prime latest version. अकाउंट क्या होता है सबसे पहले हमें ये समझ लेना है। प्रॉफिट लॉस परचेज सेल, राम मोहन बैंक, कैश कंप्यूटर मशीन फर्नीचर, एसेट्स डिपॉजिट और डिस्काउंट वेज ईटीसी, ये सभी जो अकाउंट्स होते हैं ये हमारे जो होते हैं अकाउंट कहलाते हैं। अब इसमें से एसेट्स क्या होता है ये आपको समझना है। एसेट्स वो कीमती वस्तुएं जो बिजनेस के लिए आवश्यक होती हैं, जिन्हें सेल या परचेज नहीं किया जाता है, उनको हम एसेट्स कहते हैं। अदरवाइज इसमें अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स दिए हैं जिनका हम लोग आगे यूज़ सीखेंगे। कंप्यूटर की शब्दावली के बारे में आप लोगों को जल्द ही एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम कंप्यूटर से बेसिक वर्ड जो यूज करते हैं उनके बारे में आसानी से सीख सकते हैं, पता कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले हमें ये समझना है। अकाउंट यहाँ पर 3 प्रकार के आपको मिल जाएंगे। अकाउंट पर्सनल अकाउंट, दूसरा जो होता है रियल अकाउंट और तीसरा जो होता है नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट क्या है आइए उसके बारे में पहले जान लेते हैं। वह खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं वे पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे मोहित है, बैंक है, एबीसी कंपनी है, कैपिटल, ड्राइविंग, ईटीसी, ये सभी अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। उसी तरीके से रियल अकाउंट है, वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति आदि से संबंधित होते हैं, जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं रियल अकाउंट वार्षिक खाते कहलाते हैं। जैसे कैश, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, एसेट्स, ये सभी खाते हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तीसरा अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नाम मात्र के खाते जिन्हें कहा जाता है। वह खाते जो लाभ हानि, आय व्यय और क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। जैसे इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेज, परचेज, सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सभी अकाउंट जो हमारे होते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों को उम्मीद है अकाउंट समझ में आए होंगे, कौन सा अकाउंट किस के अंतर्गत बनाया जाता है और अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग रूल्स, जो अकाउंटिंग का रूल है जिसे हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं, इसको समझ लेते हैं। पर्सनल अकाउंट, ये तीनों अकाउंटों में, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंटों में अलग अलग प्रकार के ये गोल्डन रूल होता है। गोल्डन रूल में क्या होता है? एक तो डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। कौन डेबिट होता है, कौन क्रेडिट होता है, ये हर अकाउंट में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है, इसमें पर्सनल अकाउंट में पाने वाला जो होता है वो डेबिट होता है और देने वाला जो होता है वो क्रेडिटर होता है। यहाँ पर जो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में आने वाला जो होता है, जो हमारी कंपनी में आता है धन, वो हमारा रियल अकाउंट के अंदर आने वाला जो होता है वो डेबिट होता है और जाने वाला जो होता है वो क्रेडिट होता है। सेम उसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट में आपको मिल जाएगा लॉस एंड एक्सपेंसेस। जितने भी लॉस और एक्सपेंसेस हैं वो सब हमारे डेबिट होते हैं नॉमिनल अकाउंट में। प्रॉफिट एंड इनकम, जो भी प्रॉफिट होती है और इनकम होते हैं वो सब हमारे क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट कहलाते हैं। उम्मीद है आपको ये गोल्डन रूल आप समझ में आया होगा। कॉपी पे अपनी बना लें, उसके बाद ये आसानी से समझ में आपको और अच्छे से आएगा। अब यहाँ पर कुछ अकाउंट दिए हैं। कैपिटल अकाउंट है, सभी प्रकार के पूंजी खाते जब व्यापार आरंभ करते हैं कैपिटल के अंतर्गत खोले जाते हैं। जब हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस समय जो हमें पूंजी खाते, व्यापार प्रारंभ करने के समय खाते होते हैं, वो सब हमारे कैपिटल अकाउंट होते हैं। जैसे राम ने यहाँ पर 1 लाख से व्यापार प्रारंभ किया तो राम का जो कैपिटल हुआ
राम इज ए कैपिटल अकाउंट इसके अंतर्गत आएगा। लोन एंड लिबर्टीज है, व्यापार द्वारा लिए गए ऋण व्यापार का दायित्व है। इस प्रकार के खाते लोन्स लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। जैसे राम ने में मकान गिरवी रखकर यहाँ पर 1,000 रुपये राहुल को लोन लिया, यहाँ पर गिरवी रखकर 10,000 का लोन राहुल ने लिया है। तो राहुल क्या हुआ, राहुल इज ए लोन लायबिलिटीज, क्योंकि उसे लायबिलिटीज है, उसे देना पड़ेगा, उसका दायित्व है देने का, इसलिए लोन लायबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो अकाउंट मिलेगा आपको करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज क्या है, चालू दायित्व के खाते करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत खोले जाते हैं। जैसे अग्रिम लिया हुआ ऋण, विविध लेन देन, राम ने राहुल को 5,000 का कंप्यूटर उधार खरीदा। तो इस तरीके के जो राहुल इज ए करेंट लायबिलिटीज सिंडिकेटर के अंतर्गत आएगा। चालू दायित्व के खाते जो होते हैं वो सारे करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं। फिक्स एसेट्स, सभी प्रकार की स्थायी संपत्तियों के खाते फिक्स एसेट्स के अंतर्गत बनाए जाते हैं। जितने भी प्रकार के हमारी स्थायी संपत्तियां होती हैं वो सब हमारा फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे भवन है, फर्नीचर है, प्लाट है, ये सभी सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं। राम ने यहाँ पर है 10,000 का सेल फ़ोन खरीदा। सेल फ़ोन इज़ ए फिक्स एसेट्स, क्योंकि फ़ोन जो है वो एक फिक्स रेट है, तो उसका वो सेल फ़ोन फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आता है। अगला है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जब किसी भी प्रकार के विनियोग किए गए खाते इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंतर्गत बनाए जाते हैं। जैसे लाभांश खाते, विनियोग खाते, अंश खाते, ये सब इन्वेस्टमेंट के आते हैं, जिनमें हम कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं और वो सारे खाते हमारे इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। करेंट एसेट्स क्या होते हैं, करेंट एसेट्स जो हैं सभी प्रकार की चालू संपत्तियों को खाते करेंट एसेट्स के अंतर्गत खोले जाते हैं। जो करेंट प्रकार के चालू संपत्तियां होती हैं वो सब करेंट अकाउंट के अंतर्गत खाते खोले जाते हैं। जैसे रोकड़ खाता, बैंक खाता, देनदार खाता, अग्रिम खाता, ये सभी हमारे जो होते हैं करेंट एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। रोकड़ खाता जो मनी पैसों का खाता होता है, बैंक खाता, लेनदार खाता, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद है 7 नंबर में है मैक्सिलेंस एक्सपेंसेस एसेट्स। कई प्रकार के खर्च जो होते हैं जो प्रारंभ में अतिरिक्त व्यय के रूप में जाते हैं, उन्हें हम एक्सपेंसेस एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर का है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होते हैं ये भी समझ लेना है। जब बैलेंस शीट का योग बराबर न आ रहा हो तब उस समय अंतर की धनराशि सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। जैसे हम अपना बैलेंस शीट बनाते हैं उस समय हमारा योग अगर बराबर नहीं आ रहा है, कुछ पैसे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो वो जो धन बढ़ा या घटा धन होगा वो सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। अगला है ब्रांच डिवीज़न। मेन कंपनी के द्वारा बनाए गए अपने ब्रांच के खाते ब्रांच डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं। 10 नंबर है सेल्स अकाउंट। सभी प्रकार के विक्रय माल के खाते जो होते हैं वो सब सेल्स अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, जिनमें हम चाहे वह उधार हो या फिर नगद हो, सभी प्रकार के विक्रय खाते सेल्स अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। परचेज अकाउंट, सभी प्रकार के, यहाँ पर जो है दिया 11 नंबर आपको देखना है, यहाँ पर सभी प्रकार के क्रय किए गए माल के खाते परचेज अकाउंट के अंतर्गत बनाए जाते हैं, चाहे वह उधार हो या फिर नगद हो। डायरेक्ट इनकम, सभी प्रकार के 12 नंबर, सभी प्रकार के प्रत्यक्ष आय को व्यापार में आती है वो डायरेक्ट इनकम कहलाती है। नेक्स्ट 13 नंबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। व्यापार में जो प्रत्यक्ष रूप से व्यय किए गए हैं उन खातों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से इनडायरेक्ट इनकम है, सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष आयों के खाते इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत बनाए जाते हैं। जैसे प्राप्त किया, जैसे जो धन प्राप्त होता है, प्राप्त छूट, प्राप्त कमीशन, ये सारे इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष व्यय के खाते के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत बनाए जाते हैं। जैसे कमीशन खाता, व्यय खाता, किराया खाता आदि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर रिवर्स ऑफ
सरप्लस लाभ से बनाए जाने वाले कोष को रिवर्स एंड सरप्लस में बनाए जाते हैं, जैसे पूंजी कोष, पूंजी शोधन कोष आदि, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। 17 नंबर, बैंक ओवरड्राफ्ट। जब बैंक जमा से अधिक राशि लेने लगे तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जब बैंक से लोन लेते हैं, जैसे हम बैंक में जितना हमारा धन जमा है, हम उससे ज़्यादा धन उससे बैंक से ले रहे हैं, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट में आता है, बैंक से लोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सिक्योर्ड लोन। सभी प्रकार के सुरक्षित ऋण के खाते सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत बनाए जाते हैं, जिनमें हम कुछ न कुछ अपना सामान बैंक या जिससे लोन लेते हैं उसको देते हैं, उसके बदले में पैसे लेते हैं, वो सभी सिक्योर्ड लोन में आते हैं। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? सभी प्रकार के असुरक्षित ऋण जिनका कोई कानूनी प्रारूप न हो, उनका खाता अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आता है। ये इस प्रकार के खाते होते हैं जिनसे हम किसी से पैसे ले लेते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कानूनी प्रारूप नहीं होता है, वो सब अनसिक्योर्ड लोन में अंतर्गत आता है। अगला है ड्यूटी एंड टैक्सेस। सभी प्रकार के करों के खाते ड्यूटी एंड टैक्सेस में बनाए जाते हैं। जितने भी जीएसटी है, टैक्स है, वो सब हमारे इसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। 21 नंबर प्रोविज़न में सभी प्रकार के किए गए प्रावधान के खाते प्रोविज़न के अंतर्गत बनाए जाते हैं, जैसे वेतन के लिए प्रावधान, किराए के लिए प्रावधान, उन सब के लिए हमें इसका यूज किया जाता है। इसके बाद 22 है सेंड्री क्रेडिटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर अच्छे से समझना है। भविष्य में जिनको पैसा देना होता है वो लेनदार होते हैं, उनके खाते सेंड्री क्रेडिटर के अंतर्गत बनाए जाते हैं। भविष्य में जिनको पैसा हमें देना है वो लेनदार होते हैं, तो वो हमसे लेनदार होंगे, हमारे लेनदार होंगे, उनके खाते हमें सेंड्री क्रेडिटर के अंतर्गत बनाया जाएगा। 23 है सेंड्री डेबिटर। भविष्य में जिनसे पैसा लेना होता है वो हमारे लेनदार होते हैं, उनके खाते हम सेंड्री डेबिटर के अंतर्गत बनाते हैं। भविष्य में अगर किसी से हमें पैसा लेना है और उसका हमें अगर लेज़र बनाना है तो हमारे वो लेनदार होते हैं, मतलब उनसे लेना है तो वो हमारे खाते सेंड्री डेबिटर के अंतर्गत बनते हैं। नेक्स्ट है 24 है डिपॉजिट एसेट्स। किसी वस्तु के लिए सिक्योरिटी के रूप में पैसा जमा करना डिपॉजिट एसेट्स कहलाता है। दुकान के लिए जैसे दुकान के लिए यहाँ पर 20,000 जमा किए तो ये हमारा एक डिपॉजिट एसेट्स हुआ। किसी के वस्तु के लिए हमें सिक्योरिटी अगर जमा कर रहे हैं तो वो हमारा डिपॉजिट एसेट्स होता है। 25 पे लोन एंड एडवांस एसेट्स। सभी प्रकार की अग्रिम दी हुई राशि लोन एंड एडवांस एसेट्स के अंतर्गत आती है। अगर हम किसी को एडवांस में पैसे दे रहे हैं तो वो हमारे एडवांस एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर कैश इन हैंड। यह ग्रुप कैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज हम केवल कैश के लिए करते हैं। 27 है यह ग्रुप स्टॉक के लिए होता है, इसमें हम सभी प्रकार के स्टॉक को बनाते हैं। 28 है बैंक अकाउंट। सभी प्रकार के बैंक के खाते बैंक अकाउंट में खोले जाते हैं, जैसे ICICI बैंक, स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ये सारी इसके अंतर्गत बैंकें आती हैं। उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। टैली में कार्य करने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, उम्मीद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी टैली वाले साथियों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी ये सारी चीज़ें पता हो सकें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।